हेलो दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो इंडियन नेवी लवर्स के लिए है। दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी ने एक जबर दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी ने एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप की ज़बरदस्त वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है। इंडियन नेवी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए इस वैकेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है और इस अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के इनवाइट्स भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपकी ये जो अप्रेंटिसशिप है ये अनमेरिड मेल्स के लिए रहने वाली है। यह एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जो कि आगे जाकर आपको इंडियन नेवी में परमानेंट जॉब भी दिला सकती है। इस वीडियो में हम इस अप्रेंटिसशिप से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी देखने वाले हैं। दोस्तों इसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आप आगे जाकर अपना टाइम ख़राब ना करें। तो अगर आपने 10th के बाद अगर कोई पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा किया है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और यह लिमिट यहाँ पे रखी गई है। अगर आप यह इतना सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है जो आपको इंडियन नेवी में एक परमानेंट जॉब दिला सकती है। बेसिक पे वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपके जो फॉर्म अप्लाई कब होंगे, आपका एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट कराए जाएंगे, रिज़ल्ट कब तक आएगा आपका, यह सारी बातें करने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसमें हम एज लिमिट की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने वाले हैं। अदर जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आपकी सैलरी यहाँ पे क्या रहने वाली है, आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस तरह का रहने वाला है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जॉब आपकी कहाँ पे रहने वाली है, एग्ज़ाम सेंटर आपकी क्या रहने वाले हैं, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेल्स कैंडिडेट के लिए अग्निवीर अप्रेंटिसशिप की घोषणा कर दी है। नेवी एसआरएमआर के साथ एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हुआ करती थी जो काफ़ी टाइम से बंद हो गई थी। एक बार फिर से इंडियन नेवी ने इसे स्टार्ट कर दिया है और यह वैकेंसी आपकी वही वैकेंसी रहने वाली है। नोटिफिकेशन में आपको फुल डिटेल्स दिख जाएगी। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इस अग्निवीर अप्रेंटिसशिप के लिए यह 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है 29 जून 2026 रखी गई है, ठीक है। करेक्शन विंडो आपकी 6 जुलाई को ओपन होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप 6 जुलाई को उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स डेट भी इसकी यहाँ पे बता रखी है। 3 स्टेज आपके रहने वाले हैं इसमें। तो स्टेज 1 के लिए आपका जो INET एग्ज़ाम होगा वह 26 अगस्त 2026 को होने वाला है। इस स्टेज का रिज़ल्ट आपको सितंबर 2026 तक देखने को मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज जो है आपका 26 अक्टूबर 2026 को होने वाला है, ठीक है। सेकेंड स्टेज के लिए आपके जो कॉल लेटर है 26 सितंबर 2026 को जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद स्टेज सेकेंड के लिए जो एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट कराई जाएगी वह 26 अक्टूबर 2026 को कराई जाएगी और दिसंबर 2026 में आपको जो है INS चिल्का में रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। स्टेज सेकंड के लिए वापस से आपको एक कॉल लेटर जारी होगा जो फरवरी 2026 तक आपको हो जाएगा एंड अगेन आपकी जो एग्ज़ाम होगी सेकेंड स्टेज की वह मार्च 2027 में कंडक्ट कराई जाएगी। आपका जो रिज़ल्ट रहेगा वह मई 2027 तक आ जाएगा
और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो आपकी है इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है। कुल मिलाकर मई 2027 तक आप जो है अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो। अब हम सबसे पहले इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटेरियल स्टेटस की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अनमैरिड इंडियन मेल हैं तो ही आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो, अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों अगर आपके मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में 50% मार्क्स हैं, यानी कि 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स हैं, और इसके अलावा अगर आपने कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा हो 50% के साथ, ओके, मिनिमम 50% भी इस डिप्लोमा में आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यह डिप्लोमा आपकी किस किस कैटेगरी में होने वाला है, यानी कि किस किस कोर्स में आपने यह डिप्लोमा कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो हम वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर आपने इंजीनियरिंग में मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम का डिप्लोमा कर रखा हो, मैकेनिकल कोर्स कर रखा हो, कोई प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा कर रखा हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोई डिप्लोमा कर रखा हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रखा हो, पावर प्लांट इंजीनियरिंग कर रखी हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रखा हो, मेंटेनेंस का कर रखा हो, मशीन का कर रखा हो, मैन्युफैक्चरिंग का कर रखा हो, या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कर रखा हो, मैकेट्रॉनिक्स का कर रखा हो, मेटालर्जी का कर रखा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखा हो, या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग कर रखा हो। अगर आपने 10th के बाद इंजीनियरिंग के इनमें से किसी भी डिप्लोमा को कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में नहीं कर रखा है और इलेक्ट्रिकल में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसमें कौन कौन से कोर्स हैं जो आपने कर रखे हो तो आप एलिजिबल हैं, तो वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल आपका कोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल में इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा हो, कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, तो भी आप 10th के बाद तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो ये आपके डिप्लोमा हो गए, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी आपने इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रिकल का कोई भी एक कोर्स या डिप्लोमा कर रखा हो 10th के बाद, और आपके अगर उसमें 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 17 साल 5 महीने यानी कि 17.5 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है। बाय 27 बैच के लिए है। इसमें आपकी जो एज लिमिट है 1 दिसंबर 2004 से लेकर 27 मई 2009 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके बीच में आपकी DOB है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बैच जो कि 2/27 रहने वाला है, उसकी जो एज लिमिट है 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक रखी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है टोटल 2 स्टेज पर बेस्ड होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो है INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप इस स्टेज को पास कर लेते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। स्टेज 2 में आपके जो है 3 स्टेज रहते हैं। इसमें आपका सबसे पहले PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फिर आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 स्टेज में इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। एक बार हम इसे पूरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है जो कि आपका इंडियन नेवी का एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है, जिसे शॉर्ट में INET एग्ज़ाम कहा जाता है। ठीक है, यह जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, अगस्त 2026 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो है कुछ इस तरह का रहने वाला है। आपका ये जो एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए अलग से कंडक्ट कराया जाएगा और इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट है उनके लिए अलग से कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड आपका यह टेस्ट रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ रहने वाले हैं। 100 ही नंबर्स का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका यहाँ रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका यहाँ रहने वाला है। एग्ज़ाम में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें इंग्लिश, GK, साइंस, मैथमेटिक्स और आपके डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइम लिमिट आपकी यहाँ पे 1 घंटा रहने वाली है। इस एग्ज़ाम में आपको सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। अगर आप सभी सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाते हैं और फिर इसकी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। एक क्वेश्चन गलत करने पे यहाँ पर आपकी 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्ज़ाम जो है आपका SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो ये हो गया स्टेज 1 का जो है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और आपको जो है स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में आपका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम एक बार देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या मांगा गया है। तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। इसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। स्क्वाट्स करने होंगे, उठक बैठक जिसे बोलते हैं, 20 स्क्वाट्स आपको करने होंगे, 15 पुशअप्स आपको करने होंगे, 15 बेंटनी सिटअप्स आपको करने होंगे। ठीक है, अगर आप इस फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका रहने वाला है रिटर्न एग्ज़ाम। ध्यान रखिएगा, रिटर्न एग्ज़ाम में तो क्योंकि आपका ये ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन का आपका यह एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 100 नंबर का आपका यह पेपर होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका यहाँ होने वाला है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यह क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, यानी कि OMR बेस्ड आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है। ओके, इस एग्ज़ाम में भी आपको 4 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट होगा इंग्लिश, फिर होगा जनरल अवेयरनेस, साइंस, फिर मैथमेटिक्स एंड फिर डिप्लोमा, जो कि आपके स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी कि आपने इंजीनियरिंग की है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा किया है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही जो स्ट्रीम है उनके अलग अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। घंटे की आपके यहाँ टाइम लिमिट रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके एक गलत आंसर करने के लिए काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टेज 2 की स्टेज सेकंड। ओके, अगर आप इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इस 2 की स्टेज 3 के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है विज़न स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मांगे गए हैं कुछ, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो आपका आई विज़न है उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है कितना क्या रहना चाहिए, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दे रखी है, अगर कोई कैंडिडेट इस मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया जाता है तो उसे रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम का भी अवसर मिलता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप की टाइम लिमिट के बारे में, यानी कि कितनी अवधि के लिए आपकी जो ये अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। तो दोस्तों, कुल 4 साल के लिए आपकी जो ये अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद आपको इससे निकाल दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह क्लियर दे रखा है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे उसके लगभग 25% जो कैंडिडेट हैं उनको फिर अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद उन इंडियन नेवी में परमानेंट कर दिया जाएगा। और यह परमानेंट आपको किस बेस पे किया जाएगा, ये जो है आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी अप्रेंटिसशिप के दौरान, उसके बेस पर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो इंडियन नेवी में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। यह आपकी जो है अप्रेंटिसशिप की टाइम लिमिट रहने वाली है, जो कि बढ़कर परमानेंट भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो दोस्तों, सैलरी आपकी कुछ इस तरह रहने वाली है। फर्स्ट ईयर की जो सैलरी आपकी 30,000 रहती है, इसमें से 21,000 जो आपके इन हैंड रहते हैं और 9,000 आपके जो और अदर अलाउंसेस वगैरह रहते हैं इससे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपके टोटल 30,000 फर्स्ट ईयर से आ जाते हैं। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी 23,000 रहती है और जो 9,900 रुपये रहती है आपकी अलाउंसेस रहते हैं। ऐसे करके सेकेंड ईयर की जो आपकी टोटल सैलरी है 33,000 तक यहाँ रहने वाली है। थर्ड ईयर की आपकी सैलरी 36,500 रहती है। इसमें इन हैंड सैलरी आपकी 25,550 रहती है और अलाउंसेस वगैरह आपके 10,950 यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, फोर्थ ईयर की आपकी जो टोटल सैलरी है यहाँ पे 40,000 रहने वाली है। इसमें इन हैंड आपकी 28,000 सैलरी रहती है और जो अलाउंसेस वगैरह रहते हैं ये 12,000 के रहते हैं। ऐसा करके टोटल सैलरी आपकी 40,000 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो सैलरी रहने वाली है। दोस्तों, सैलरी के अलावा भी आपको जो इस अप्रेंटिसशिप में कई सारे प्रॉफिट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपके जो है सैलरी के अलावा कई मेडिकल सुविधाएं, CSD सुविधाएं, बीमा कवर, जोखिम भत्ता, कठिनाई भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और अन्य जो सेना लाभ है उनका भी प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, लीव्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अग्निवीरों को हर साल 30 दिन का जो है अवकाश मिलता है। ठीक है, इसके इन 30 दिनों के अलावा आपको जो है चिकित्सा सलाह के लिए भी आपको बीमारी अवकाश दिया जाता है, वह आपके 30 दिन से बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, तो छुट्टियां भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब हम जान लेते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सबसे पहले इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पे जाना होगा। ठीक है, 5 जून से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं जो कि 29 जून तक चलने वाले हैं। ओके, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो है रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर आपको किस में करना है, AVR अप्रेंटिसशिप का जो दिख रहा है सेक्शन, उसमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे INET 2/26 का एक लिंक मिलेगा, उसमें लॉगिन करके आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो दे रखा होगा उसकी प्रोसेस पूरी करनी होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी होगी। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे दी गई है। 60 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी और साथ में आपकी जो है GST फीस भी यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एक QR कोड भी दे रखा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रखा होगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है
डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और न्यू यूज़र हैं जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पुराने यूज़र अपनी आईडी से लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन में आपको पासपोर्ट साइज़ की एक रंगीन तस्वीर चाहिए, ठीक है, जो कि 26 मई से पहले नहीं ली गई हो। इसका आकार 10 KB से लेकर 50 KB तक रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ़ोटो में आपने सिर पर कोई टोपी कपड़ा ना पहन रखा हो। अगर आप सिख हैं तो आप पगड़ी पहन सकते हैं, ठीक है। सिखों के अलावा अदर कोई भी कास्ट से कोई कैंडिडेट है तो उसने सिर पर कुछ पहना ना हो या कपड़ा न डाल रखा हो, ठीक है। आँखों पर आपने चश्मे न लगा रखे हो, ठीक है। और आप जो यह इमेज एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करने वाले हैं, इसमें आपको एक वाइट बोर्ड पर तस्वीर लेने की जो डेट है वह भी लिखनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको जो है तस्वीर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप ऐड करेंगे इमेज, उसमें आपको वाइट बोर्ड पर आपकी जो इमेज की जो डेट है, आपने ये इमेज कब ली है, वह डेट भी आपको लिखनी होगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपकी जो इमेज पर डेट लिखी होनी चाहिए। अगर अगर आपने डेट नहीं लिखी है तो भी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी तस्वीर में कोई भी परिवर्तन आता है एग्ज़ाम तक, जैसे कि चेहरे में कोई बदलाव हो या दाढ़ी बढ़ गई हो या सिर पर कोई कपड़ा या टोपी वगैरह ऐसा हो, तो आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ओके, यह नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है। आवेदन फॉर्म भरते समय आपकी जो वेबकैम है उसके माध्यम से आपकी जो है लाइव तस्वीर ली जाएगी, ठीक। ध्यान रखें आपकी जो ये लाइव इमेज ली जानी है ये काली धुंधली ना हो, आपको जो है बिल्कुल क्लियर इमेज यहाँ पे वेबकैम से लेनी होगी। ओके, तो यह आपके जो है फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपकी कुछ अदर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी दी गई है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना समय रहते ऑनलाइन कर दीजिएगा। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा परिसर में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए। ऐसा करने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र है, इसे भरते समय आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर के चयन के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए, यानी कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चुनने का मौका दिया जाएगा। ओके, यह एग्ज़ाम सेंटर की आपकी जो यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन जमा नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा, एक से अधिक अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे सारे आपके रद्द कर दिए जाएंगे। ओनली एक ही आपको आवेदन करना है। भर्ती के लिए प्रत्येक चरण में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में भारतीय नौसेना का अंतिम निर्णय होगा। निवास प्रमाण पत्र के बारे में गलत जानकारी देने पर आपकी जो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप एड्रेस भरेंगे वो आपका बिल्कुल सही एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा की गई जानकारी में सुधार के लिए आवेदन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवारों को एक विंडो प्रदान की जाएगी, जो कि INET परीक्षा के बाद 2 दिनों की अवधि के लिए एक अतिरिक्त सुधार विंडो सक्रिय की जाएगी। ओके, इसके बाद किसी भी प्रकार का सुधार संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी जो एक सुधार विंडो तो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा आपके जो फॉर्म अप्लाई करने होंगे उसके बाद ओपन होगी, ठीक है, जो कि आपकी 6 जुलाई को होने वाली है, ठीक है। अगर आप स्टेज 1 दे लेते हैं, यानी कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद वापस से आपकी जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी
अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक और मौका दिया जाएगा। 2 दिन तक आपकी जो ये करेक्शन विंडो है यह वापस से एक्टिव की जाएगी। ओके, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको करेक्शन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात दे रखी है, आवेदन प्रक्रिया के दौरान एनसीसी प्रमाण पत्र और फोटो सही दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जाली दस्तावेज या गलत जानकारी प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ जो थे आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। तो ठीक है, इन सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर की आपकी इसमें बात हो ही गई। एग्ज़ाम सेंटर जो है आपको उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपका एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम सेंटर को आप प्रेफरेंस खुद दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी ट्रेनिंग की। तो दोस्तों अग्निवीर 1/27 वाले बैच की जो ट्रेनिंग है आपकी दिसंबर 2026 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और अग्निवीर 2/27 वाला जो बैच है उनकी जो ट्रेनिंग है 2027 में स्टार्ट होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों ही बैच की ट्रेनिंग जो है INS चिल्का ओडिशा में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसमें जो है आपके डिस्चार्ज की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी आपकी जो सेवा मुक्ति है वो किस आधार पर की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 4 साल तक तो आपकी जो है इसमें अप्रेंटिसशिप रेगुलर रहने वाली है। ठीक है, 4 साल तक आपकी कोई सेवा मुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन 4 साल के बाद अगर उन्हें अनुपयुक्त लगता है तो आपकी जो है सेवा मुक्ति कर दी जाएगी। यह जो सेवा मुक्ति है आपके जो प्रशिक्षण और सेवा अवधि जो रहेगी, यानी कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप की टाइम लिमिट रहेगी उस 4 साल के दौरान कैसी परफॉर्मेंस देते हैं इसके बेस पर की जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है 4 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको जो है यहाँ पे परमानेंट रख लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितने कैंडिडेट्स रहेंगे उनमें से 25% जो कैंडिडेट होंगे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, बल्कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो 4 साल के बाद में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इस अप्रेंटिसशिप से। ठीक है, तो यह जो है आपके डिस्चार्ज से रिलेटेड रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, जो प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो प्रोफाइल वही इंडियन नेवी के जो काम रहते हैं वह सारे काम आपको यहाँ पे करने रहते हैं। ठीक है, ऑफिसर लेवल की आपकी ये जो जॉब रहने वाली है। ठीक है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड मेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम सेंटर मैंने आपको बता ही दिया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। जो आप सेलेक्ट करेंगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। ट्रेनिंग आपकी INS चिल्का उड़ीसा में होने वाली है। ओके, तो यह हो गई आपकी इस अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरी जानकारी। लगभग सभी जानकारी मैंने इस अप्रेंटिसशिप की आपको दे दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप 10th पास हैं और आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है या इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपके पास ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इन फ्यूचर आपको इंडियन नेवी में एक परमानेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 29 जून जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वैसे तो मैंने आपको इसमें सारी जानकारी दे ही दी है, लेकिन फिर भी आपका इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।